जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आशा मिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जेपी सर आप लोगों के बीच फिर से एक नए अध्याय के साथ हाजिर हुआ हूं। मुगल वंश का, मुगल काल का एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा शासक जिसने एक कप प्याला के लिए अपने साम्राज्य को अपनी पत्नी के हाथों बेच दिया। आज हम ऐसे शासक के बारे में जानने जा रहे हैं जिसके शासन काल में मुगल चित्रकला एकदम चरमो उत्कर्ष पे था। आज हम अकबर के पुत्र जहांगीर, जिसे हम सलीम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। इसका जन्म 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इसके पिता अकबर थे और माता हरखाबाई थी। हरखाबाई थी। हरखाबाई थी, जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। इसका जन्म 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था, जिसके पिता सम्राट अकबर और माता हरखाबाई थी। इनका जो नाम था, बचपन का नाम सलीम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? सलीम रखा गया था बचपन का नाम, जो कि इसके पिता अकबर जो है अपने गुरु और अपने एक संत थे जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती, जिनसे यह प्रभावित थे अकबर। उन्हीं के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा, जिसका नाम था सलीम नाम रखा। इसका पूरा नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था। नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था बचपन का नाम, नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम। इसने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1605 में इसने आगरा की गद्दी संभाली। 1605 में, यानी कि नवंबर 1605 में इसने आगरा की गद्दी संभाली, यानी कि आगरा की गद्दी संभाली, यानी कि यह बादशाह बना। क्या बना? बादशाह बना। बादशाह बना। ये जो है, जब 1605 में यह बादशाह बनता है, तब इनके सामने दो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इनको दो बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिनमें से पहली समस्या थी उनके ही बड़े पुत्र खुसरो का विद्रोह करना। उनके ही बड़े पुत्र खुसरो का विद्रोह करना। खुसरो ने 1606 में अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था, जिस विद्रोह में खुसरो का साथ सिखों के पांचवा गुरु अर्जुन देव ने इनका साथ दिया था। किनका? खुसरो का साथ दिया था, जिस वजह से जहांगीर ने खुसरो के इस विद्रोह को दबाने के लिए खुसरो के साथ भैरवाला का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था?
भैरवला का युद्ध किया था। भैरवला का युद्ध किया था किसके साथ? खुसरो के साथ। और खुसरो को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। साथ में जो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव थे, इन्हें मार दिए। किसने मारा? तो जहांगीर ने। जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठता है तो उनको दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें सबसे पहला समस्या तो यह था कि इनके अपने ही पुत्र, अपने ही बड़े पुत्र, जिसका नाम था खुसरो, खुसरो खान ने विद्रोह कर दिया अपने पिता के खिलाफ ही, जिसमें खुसरो खां की सहायता कर रहा था कौन? सिख के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु, जिनका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव। इस अर्जुन देव ने इनका साथ दे रहा था, खुसरो का। तो जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए भैरवाला नामक जगह पर युद्ध किया, जिसे हम भैरवाला युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो खां को बंदी बना लिया और बंदी बना करके आगरा लेके चले आए, और जो सिख गुरु अर्जुन देव थे उन्हें मार दिया। इस वजह से जहांगीर का सिखों के साथ संबंध बिगड़ गया। यहीं से मुगलों का जो संबंध था सिखों के साथ बिगड़ता हुआ चला गया। ध्यान रखिएगा, इसी जगह से, यानी कि अर्जुन देव के मारने के वजह से ही जो मुगल और सिखों का संबंध था वो क्या हो गया? खराब हो गया। दूसरा बड़ा समस्या इसका था मेवाड़ की समस्या। कौन सी समस्या थी? मेवाड़ की समस्या। मेवाड़ की समस्या। मेवाड़ क्या पता है बाबू? मेवाड़ की जो समस्या थी ना, यह सिर्फ जहांगीर के काल में ही नहीं था, बल्कि अकबर के काल में भी मेवाड़ की समस्या थी। याद कीजिए, अकबर के काल में एकमात्र शासक था जिसने अकबर को चुनौती दिया था, महाराणा प्रताप। याद होगा आप लोगों को, हम बताए भी थे कि महाराणा प्रताप के साथ इनको हल्दी घाटी का युद्ध करना पड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप भाग निकले थे और बच गए थे। तो यही मेवाड़ जो है सो जहांगीर के लिए भी समस्या का कारण बन गया, और यह समस्या लगातार अकबर के काल से चलते आ रहा था। लंबे समय से संघर्ष हो रहा था। तो जहांगीर ने भी इस समस्या को समाप्त करने के लिए 1606 में, 1608 में और 1611 में अपने पुत्र खुर्रम, अपने पुत्र का नाम क्या था? खुर्रम के नेतृत्व में कई बार अभियान भेजा मेवाड़ की समस्या को खत्म करने के लिए और मेवाड़ को विजय करने के लिए। कई बार अभियान भेजा, जिनमें 1606, 1608, 1611, लेकिन ये सभी अभियान असफल हुए। अंततः 1615 में फिर से एक बार अभियान भेजा गया, जिसमें जो मेवाड़ के शासक थे राजा अमर सिंह। क्या नाम था? राजा अमर सिंह। बाबू ध्यान रखिएगा, अमर सिंह। ये कौन है अमर सिंह? अमर सिंह जो है सो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह थे उस समय मेवाड़ के शासक, और अमर सिंह ने खुर्रम के साथ संधि कर ली 1615 में। 1615 में अमर सिंह ने संधि कर ली खुर्रम के साथ और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। दो बड़ी समस्या थी, जिसमें से पहला समस्या 1606 में ही जहांगीर ने समाप्त कर लिया अपने पुत्र को बंदी बना करके, और दूसरी समस्या जो थी इसकी मेवाड़ की समस्या थी, जिसके वजह मेवाड़ पर यह कई बार आक्रमण कर चुका था, कई बार अभियान कर चुका था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी। अंततः 1615 में जहांगीर को मेवाड़ पर सफलता हासिल करने में सफल रहा। जो जहांगीर का पुत्र था खुर्रम के नेतृत्व में 1615 में जो है सो मेवाड़ को भी अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर जहांगीर के जीवन में एक नया मोड़ आता है। नया मोड़ यह आता है कि 1611 में, ध्यान रखिएगा,
1611 में जहांगीर के जीवन में एक ऐसी महिला का आगमन होता है जो कि जहांगीर के जीवन का मोड़ बदल देती है। जहांगीर का जीवन का जो एक रास्ता था उसको बदल के रख देती है। एक ऐसी महिला का प्रभाव आता है जो कि जहांगीर के उसके लिए अपने साम्राज्य को खो देने के लिए तैयार था। एक ऐसी महिला का प्रभाव आता है जिस महिला का नाम था मेहर-उन-निसा। मेहर-उन-निसा, मेहरुन-निसा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेहरुन-निसा। मेहरुन-निसा जो कि एक फारस ईरानी निवासी थी और फारस निवासी थी जिससे जो है जहांगीर विवाह करता है और उसका नाम देता है नूरजहां। क्या नाम देता है? नूरजहां। नूरजहां, नूरजहां नाम देता है। क्या होता है नूरजहां का मतलब? नूरजहां का मतलब होता है संसार में रोशनी देने वाली। क्या होता है? संसार में रोशनी देने वाली। विवाह करता है, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी जो जहांगीर था इनकी कई सारी पत्नी थी। वैसे तो इतिहासकार लोग कहते हैं कि इनकी लगभग 20 से अधिक पत्नी थी। 20 से अधिक पत्नी थी, लेकिन इनमें 3 पत्नी जो थी इनकी बहुत प्रमुख थी। 3 पत्नी जो थी बहुत ज्यादा प्रमुख थी। 3 पत्नी जो थी बहुत ज्यादा प्रमुख थी, जिनमें सबसे पहली पत्नी थी जिनका नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। मानबाई, इसी का पुत्र था कौन? इसी का पुत्र था खुसरो खां। खुसरो खां इसी का पुत्र था। खुसरो खां इसी का पुत्र था, मानबाई का। दूसरा इसकी पत्नी थी जिसका नाम था जोधाबाई। जोधाबाई। बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा यहाँ पे, बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा, सर जोधाबाई, हाँ जोधाबाई तो अकबर की पत्नी थी, ये जहांगीर की पत्नी कहां से हो गई भाई? सोचने वाली बात है। हाँ भाई साहब, ध्यान रखिएगा, जोधाबाई नाम की अकबर की कोई पत्नी नहीं थी। अकबर की जो पत्नी थी जिसका नाम हरखाबाई था, इतिहास में उसको जोधाबाई के नाम से जानते हैं, लेकिन कहीं भी यह मेंशन नहीं है कि वह जोधाबाई उनकी पत्नी थी। जोधाबाई जो थी सो जहांगीर की पत्नी थी, जो कि जोधापुर की राजकुमारी थी। उसको जोधाबाई के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जोधाबाई इन्हीं का पुत्र हुआ कौन? तो इनके पुत्र हुए खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। खुर्रम, वही खुर्रम जिसने 1606, 1608, 1611 और 1615 में मेवाड़ अभियान किया था और अमर सिंह को अपने अधीन लाया। वही खुर्रम। ध्यान रखिएगा, किनके खुर्रम की माता का नाम क्या था? जोधाबाई। और एक पत्नी और थी जो कि सबसे प्यारी थी और सबसे जहांगीर की करीबी पत्नी थी, यानी कि सबसे बेसी मानता था जहांगीर, तो अपनी तीसरी पत्नी जिसका नाम नूरजहां था। क्या नाम था? नूरजहां था। यही नूरजहां जिनसे 1611 में जहांगीर का मुलाकात होता है। जहांगीर, ये जो नूरजहां था बाबू, नूरजहां का पहले भी विवाह हो रखा था। पहले से विवाह हो रखा था एक अफगान से जिसका नाम था शेर ए अफगान। क्या नाम था? शेर ए अफगान, यानी कि मेहर-उन-निसा का पहले का पति का नाम था शेर ए अफगान। क्या नाम था? शेर ए अफगान। शेर ए अफगान। लेकिन यह शेर ए अफगान जो था, इनकी मृत्यु हो गया था शेर ए अफगान की। तो ये जो थी मेहर-उन-निसा उसकी विधवा थी और यह जो है सो जहांगीर को बहुत ज्यादा पसंद आ गई। तो जहांगीर ने इससे विवाह कर लिया 1611 में। जब विवाह किया तब इसका नाम रख दिया मेहर-उन-निसा के जगह पर क्या रख दिया? नूर-ए-जहां।
क्या रख दिया? नूर जहां, नूरे जहां यानी कि नूर जहां, नूर जहां नाम रख दिया। और ये जो नूर जहां थी यह मूलतः फारस की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? फारस की रहने वाली थी। इनके इनके जो पिता थे एतमदुल्ला, इनके जो पिता थे एतमदुल्ला, एतमदुल्ला, इनके पिता थे एतमदुल्ला और माता थी असमक, असमक बेगम। माता क्या थी? असमक बेगम। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां से क्वेश्चन बनता है इनकी जो माता थी असमक बेगम, यहां से काफी सारा क्वेश्चन बनता है। इनकी माता जो थी यही असमक बेगम ने इत्र का निर्माण किया था। किसका? इत्र का। इत्र मतलब, इत्र मतलब जो बॉडी स्प्रे होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इत्र कहते हैं। तो इत्र का निर्माण करने वाली थी कौन? असमक बेगम। ध्यान रखिएगा, असमक बेगम ने ही किसका निर्माण किया था? इत्र का निर्माण किया था। इत्र की खोज की थी, इत्र की खोज की थी असमक बेगम ने। यहां से कई सारा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो थी महरून निसा, जिसे हम नूर जहां के नाम से जानते हैं, यह जो है सो फारस की रहने वाली थी और इसका पिता एतमदुल्ला और माता थी असमक बेगम, जिसने इत्र का खोज किया था। जानते हैं बाबू, नूर जहां बहुत ही इंटेलिजेंट महिला थी, सुंदर तो थी, देखिए ना पिक्चर होगा, एकदम बहुत सुंदर थी। ये जो दिख रही है ये बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। वैसे तो हमको सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी थी उसकी, हमको क्या है, लेकिन ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। हम इसको घास दिए, बताओ सुंदर को हम और छुछुन्नर बना दिए, बताइए गलत बात है ना? ना, अच्छा बना देते हैं, हटाइए इसको। बेचारा बेचारा जो जहांगीर था इसके लिए एकदम पागल हो गया था, एकदम पागल सा हो गया था, एकदम लट्टू हो गया था इसके पीछे। इतना लट्टू हो गया कि इसके लिए वह मुगल साम्राज्य को खो देने के लिए तैयार था। पता नहीं क्या था, नहीं था, पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। ऐसा इतिहासकार लोग कहते हैं। सुंदर ही नहीं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी। इंटेलिजेंट ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी महिला थी जिसने धीरे धीरे जहांगीर के दिल में तो जगह बनाई ही बनाई, साथ में साम्राज्य के राजनीति में भी, मुगल साम्राज्य की राजनीति में भी अपना कदम रखना शुरू कर दिया। और ऐसा दिन आया, धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया कि राजनीति में, यानी कि मुगल का जो शाही फरमान वगैरह आता था या मुगल का जो मुख्य निर्णय होता था वह नूर जहां ही सिर्फ लेती थी और कोई नहीं। नूर जहां ही फैसला लेती थी। नूर जहां ने मुगल काल में जो सिक्का चल रहा था उस सिक्का में जहांगीर के नाम के अलावा अपना भी नाम दर्ज करवाया। यहां तक कि जो शाही फरमान जारी होते थे उसमें भी जहांगीर के मोहर के साथ साथ नूर जहां का भी मोहर लगता था, तब शाही फरमान जो है सो प्रमाणित होता था। इतना प्रभावित हो गई, ये इतना प्रभावशाली बन गई, काफी ज्यादा। कहा जाता है कि यह पर्दे में रह करके शासन करती थी, पर्दे में रह करके शासन करती थी, इतनी प्रभावशाली महिला थी। हालांकि सुंदर तो थी ही, धीरे धीरे इसने राजनीति में, लेकिन अंतिम समय तक जहांगीर की साथ देने वाली यही मात्र एक पत्नी थी। जहांगीर के साथ, पता है बाबू, जहांगीर जो है ना शराब का बहुत बड़ा नशेड़ी था। इसको शराब का बहुत बड़ा लत लगा हुआ था, इतना ज्यादा लत लगा हुआ था कि यह भर दिन में 20 प्याला यानी कि 20 कप शराब पीता था भर दिन में। इतना नशेड़ी था, भर दिन धुत रहता था नशा में, और उसी नशा की वजह से इसकी मृत्यु भी हुई थी। एकदम अतरंगी टाइप का था ये, नशा में एकदम धुत रहता था। हालांकि नूर जहां के आने के बाद इसका जो नशा का सिलसिला था
नूरजहां ने इसको धीरे धीरे कम करवाया। 20 प्याले से इसको 6 प्याले पर लेकर के चली आई। कौन? नूरजहां। तो कहावत है, किसी ने कहा है, महिला सिर्फ, जो महिला होती है वह सिर्फ बर्बाद ही नहीं करती है, बल्कि जिसके पीछे सपोर्ट में खड़ी हो जाए उसके जीवन को आबाद कर देती है। हर एक महिला जीवन को बर्बाद ही नहीं करती है। और नूरजहां जैसी महिला जिसने साम्राज्य को भी संभाला और अपने पति को भी संभाला, जहांगीर को भी संभाला। नूरजहां का प्रभाव उस समय बहुत ज्यादा हो गया था बाबू, यानी कि जहांगीर के काल में नूरजहां का बहुत ज्यादा ही क्या था? प्रभाव था। जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने कई सारा सुधारात्मक कार्य करवाया, जिसमें उसने सबसे पहले न्यायिक जंजीर बनवाई। क्या था न्यायिक जंजीर? न्यायिक जंजीर जो जहांगीर था उसने अपने साम्राज्य में यानी कि आगरा में उसने न्याय का जंजीर बनवाया, न्याय का घंटा लगवाया। यानी कि यमुना नदी से लेकर के जो उनका किला था, आगरा का किला था, वहां तक लगभग 60 घंटी लगवाई। कितना? 60 घंटी लगवाया। और यह सोने का घंटी था। इस घंटी को जो भी पीड़ित या जिसके ऊपर भी अत्याचार हुआ है, जिसको भी न्याय चाहिए था, तो वह उसको घंटी को अगर बजाता तो उसको डायरेक्ट राजा के द्वारा न्याय मिलता। डायरेक्ट राजा के द्वारा न्याय मिलता। किनके द्वारा? तो यह जो न्याय का जंजीर था ये किनके द्वारा लगाया गया था? जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। कहां लगाया गया था? आगरा के किले के पास। सोने की न्यायिक जंजीर। इसीलिए कहा जाता है इतिहास में कि जहांगीर को न्याय के लिए जाना जाता है। जहांगीर मुगल वंश का एक ऐसा शासक था जिसे न्याय प्रिय शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय प्रिय शासक कहा जाता है। इसे न्याय के लिए ही जाना जाता है जहांगीर को। जो इसने दूसरा काम किया, इसने दूसरा प्रशासनिक सुधार करवाया, इसने 12 अध्यादेश जारी करवाया। क्या था अध्यादेश? 12 अध्यादेश यानी कि 12 फरमान जारी करवाया, नियम लगवाया। 12 नियम ये कि इसके शासनकाल में, इसके साम्राज्य में, इसके समय में जो छोटी छोटी घटनाएं थी, जैसे कि इन्होंने पहले चलते आ रहा था कि कैदियों का अगर कोई चोरी कर लिया या किसी का धन लूट लिया या किसी को मार बैठा तो उसको छोटा छोटा दंड दिया जाता था। दंड में क्या? किसी का नाक काट दिया, किसी का कान काट दिया, हटा दिया, ये दंड हुआ। किसी का हाथ काट दिया, तो ये जो ऐसा जो दंड था, अप्रिय दंड, इसको इसने समाप्त करवाया। इस 12 अध्याय के तहत इसने सड़क के किनारे कई सारा कुआं, कई सारा सराय, उसके बाद कई सारा वृक्ष लगवाया। इसने विधवा प्रथा, इसने उसके बाद क्या कहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारा नियम बनवाया। तो यही थी इसकी 12 अध्यादेश। 12 अध्यादेश जारी करवाया जिन्हें आइन ए जहांगीरी कहा जाता है। आइन ए जहांगीरी, आइन ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। जानते हैं बाबू, जहांगीर के काल में ही पहली बार यूरोपीय भारत आए थे। यूरोपीय में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजदूत था वह भारत आया था, जिसमें कैप्टन हॉकिंस का नाम आप लोग सुने होंगे। यह जहांगीर के काल में ही 1608 में आया था। कैप्टन हॉकिंस जो था 1608 में जहांगीर के काल में ही आया था। लेकिन यह व्यापार करने के लिए आया था। जो व्यापार के लिए उसको आज्ञा चाहिए था, वो आज्ञा नहीं प्राप्त कर पाया और वापस चला गया। फिर 1615 में जहांगीर के दरबार में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा राजदूत, जिसे ब्रिटेन के सम्राट ने भेजा था, थॉमस रो, यह राजदूत बन के आया था और 1615 में आया और लगभग 3 साल भारत में रहा। 3-4 साल तक भारत में रहा, 1619 तक। और
जहांगीर को ये बहुत अच्छा से समझा, परखा, और परखने के बाद अंततः जो था थॉमस रो, जो व्यापारिक अध्यादेश था, जो व्यापारिक अधिकार था, वह लेके चला गया। यानी कि पहली बार जहांगीर ही था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। कब? 1615 में। ध्यान रखिएगा, यह जो है आपका मॉडर्न का भी क्वेश्चन है, मॉडर्न में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको इसमें भी आ गया, मेडिवल में भी आ गया। ध्यान रखिएगा, 1615 में किससे? थॉमस रो ने ही जहांगीर से क्या ले लिया था? व्यापारिक अधिकार ले लिया था। जो जहांगीर था, जहांगीर के काल को बाबू चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा चित्रकला? तो मुगल चित्रकला का। किसका? मुगल चित्रकला। मुगल चित्र, क्यों मुगल चित्रकला? क्योंकि जहांगीर को भी चित्रकला से बहुत ज्यादा प्रेम था, प्यार था। यह चित्रकला से बहुत ही ज्यादा लगाव रखता था, इसीलिए इनके दरबार में दो महान चित्रकार रहते थे, जिनका नाम था उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, जो कि एक बहुत बड़े चित्रकार थे, इनके दरबार में रहते थे। और इनके द्वारा जो इनके समय में, यानी कि जहांगीर के समय में जो चित्रकला था, मुगल पेंटिंग, वह काफी ज्यादा प्रभावित हुई। देख रहे, यही मुगल पेंटिंग है जिसमें लंबा सा बॉर्डर दिया हुआ है। देख रहे, लंबा सा बॉर्डर है, ये बॉर्डर टाइप से है। देख रहे, ये सारा बॉर्डर है, और ये चित्र मात्र इतना ही दूर में है, चित्र इतना ही दूर में है, लेकिन ये पहले बॉर्डर का दिखलाया गया है। यही थी मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला किनके? जहांगीर के काल में काफी चरमोत्कर्ष पर रहा। इसीलिए इतिहास में कहा जाता है कि मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण युग था, वह जहांगीर का शासनकाल था। कौन था? जहांगीर का शासनकाल। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझू के जहांगीरी में लिखा है। खुद से लिखा तुझू के जहांगीरी में, जिसमें इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था, अपने साम्राज्य और पशु प्राकृतिक, उसके बाद पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का वर्णन किया है। काफी बेहतर ढंग से वर्णन किया है इस तुझू के जहांगीरी में। किसने लिखा है तुझू के जहांगीरी को? खुद जहांगीर ने लिखा है। किसने लिखा है? खुद जहांगीर ने लिखा है तुझू के जहांगीरी को। इसका जो है जहांगीर का अंतिम समय बहुत ही बेकार बीता बाबू। अंतिम समय जो था इसका बहुत ही ज्यादा बेकार बीता। कहिएगा कैसे? तो जो जहांगीर को लत लगी थी शराब की, उस शराब की वजह से जहांगीर को बीमारी हो गई। बीमारी क्या हो गई? तो दम्मा का। किस चीज का? दम्मा का। पता है बाबू, जहांगीर अगर शराब नहीं पीता था ना, तो उसका हाथ गोड़ थरथराता था, कुछ काम नहीं करता था, कोई तरह का काम नहीं कर सकता था। अगर एक दिन या एक पल उसके शरीर में अगर शराब का अंश नहीं है, तो उसका शरीर थरथराता था। ऐसा हालात था जहांगीर का। लेकिन जो इसकी बेगम थी महरून निसा, जिसे नूरजहां के नाम से हम लोग जानते हैं, उस नूरजहां ने इसे शराब का लत धीरे धीरे कम करवाया, और जो ये 20 प्याला भर दिन में पीता था, उसे 6 प्याला पर लेकर के चलाया, और वो भी शाम के समय, सिर्फ शाम के समय। जो नूरजहां थी, नूरजहां ने इसके शासनकाल में साम्राज्य को तो संभाला ही संभाला, जहांगीर को ही संभाला। हालांकि जहांगीर की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जहांगीर जो है एक बार घूमने के लिए गया कश्मीर। कहा कि जाते हैं कश्मीर में स्वच्छ हवा होगा तो हमको जो मेरी बीमारी है वो जल्दी ठीक होगी। जब वो कश्मीर गया तो कश्मीर में ही इसकी बीमारी काफी ज्यादा बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि कश्मीर से इसको डॉक्टर बोला कि आप इसे वापस ले जाइए, और वापस लौटते समय ही रास्ते में ही इसकी निधन हो गई। इसकी निधन हो गई 28 अक्टूबर 1627 को, 1627 को 28 अक्टूबर 1627 को इसका निधन हो जाता है कश्मीर से लौटते समय ही। जब कश्मीर से लौटते समय इनका निधन होता है, तब इनके पार्थिव शरीर को कश्मीर से लाहौर लाया जाता है, और लाहौर में रावी नदी के किनारे
रावी नदी के किनारे शहादरा नामक स्थान पर, शहादरा नामक स्थान पर, जो कि अभी लाहौर में है, रावी नदी के किनारे दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद इनके कब्र को इनकी बेगम नूरजहां के द्वारा बनवाया जाता है और इतना सुंदर इनका मकबरा बनाया जाता है। ये मकबरा लाहौर में है, अभी भी है। और देख लीजिए, देख रहे होंगे आप लोग, यह जो मकबरा है यह जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा है। इस मकबरा में जहांगीर जो है, जब इसका निधन होता है तो इनकी बेगम यहीं लाहौर में ही रह जाती है और इसके मकबरा का निर्माण करवाती है। बाद में जब मुगल की गद्दी पर कोई नया शासक आता है, तब नूरजहां को 2 लाख रुपया पर मंथ दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि वहीं पे रहो और लाहौर में ही इस मकबरा का देख रेख कर। नूरजहां यहीं रह जाती है। तो इसके बाद जो है आपका एक नया समय काल खत्म हुआ। नया समय काल कहने का मतलब जहांगीर का जो जीवन काल था वो समाप्त हुआ। जहांगीर के बाद शाहजहां जिसे हम खुर्रम के नाम से जानते हैं, खुर्रम गद्दी पर बैठता है, मुगल की गद्दी पर बैठता है, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी घर पे बैठ करके क्लास को देखिए, समझिए। आसान शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं। और इसमें जो भी आपको टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठिए, आपको उस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से एक न एक सवाल देखने को मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी वीडियो को देखिएगा, इस पे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए हमने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया, आशा मिशन ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल भी बना दिया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे में दे दिया जाएगा। आप सभी जाकर के आशा मिशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी नोट्स जो आप क्लास में पढ़ाया जाता है उसका नोट्स आपको दे दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।